3 गो और लाइट लगा के बोल तब चेहरा साफ है ना। ना 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 ओरिजिनल कलर के आया है चेहरा। अब एगो ठीक एगो है। 2 गो लाइट और दोनों धइले बा, दोनों लगा दे और ठीक है रहे देखो ठीक बा। संडे तो रिवीजन होला संडे के लाइट देखते रहना। चलो बताओ वेदों की रचना किसने किया है? दे दो 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 दो। तुम बताओ। सही सही। हाँ क्या? मासी दे दे। और ये पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। बताया गया है कि वेदों की रचना नहीं की गई है, यह अपुरुषेय है। मतलब इसको किसी ने लिखा नहीं है। बताया जाता है कि भगवान द्वारा ये लिखा गया है और इसको संकलित करने का काम किए हैं, चारों तरफ से लेके ढूंढ के और सिर्फ एक जगह रखने का काम किए हैं महर्षि वेद व्यास, द्वैपायन वेद व्यास। और वहीं बोला जाएगा पुराण, तो पुराण की रचना किसने किया है? लोमहर्ष एवं इनके पुत्र लोग सवा। उक्षश्रवा। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 सबसे पुराना पुराण बोला जाएगा तो मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण। वेदों में सबसे नया पुराण, नया वेद ऋग्वेद, नया वेद। पुराना वेद। अथर्ववेद क्या हो जाएगा? नया वेद। नया वेद। और पुराना बोला जाएगा तो अथवा ऋग्वेद। दिमाग इधर रखना तो 12 फाइट लेने कूड़े लगवाई के फाइट में। पुराना बोला जाएगा तो क्या बोलना है? ऋग्वेद। और नया बोला जाएगा तो अथर्ववेद। बोला जाएगा कि ऋग्वेद में किसकी किसकी चर्चा है? तो बताया गया है कि 10 गो मंडल है इसमें। 18 मंडल की कितना ऋचाएँ है? ऋचाओं की संख्या 1028 ऋचाओं की संख्या। ठीक है। सुख की संख्या 10,462। बताया गया कि 8वां मंडल जो है, 10 गो मंडल है ना, तो बताया गया है कि 8वां मंडल जो है इसे हस्तलिखित या खील कहते हैं। 9वां मंडल में सोम की चर्चा है और सोम गया जंगल के देवता। फिर इसके बाद बताया गया है कि 9वां मंडल में ही ऋग्वेद का चर्चा की, जो भगवान सूर्य से सम्मानित है। कौन सा? तीसरा में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, तीसरा में, जो भगवान सूर्य को समर्पित है। वहीं बोला जाए कि 10वां मंडल जो है इसे पुरुष सूक्त कहते हैं और इसमें जो है किसकी चर्चा है? समाज को 4 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन? तो ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जांग से वैश्य और पैरों से शूद्र का निर्माण हुआ है। और वहीं हम लोग आगे जब पढ़ते हैं तो ऋग्वेद उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल 2 भागों में बढ़ जाता है। और बताया जाता है कि ऋग वैदिक काल में सिर्फ एक ही वेद का निर्माण हुआ है, ऋग्वेद काल। और उत्तर वैदिक काल में 3 वेद का निर्माण हुआ है, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। सामवेद में किसकी चर्चा है? चुप रहो। सामवेद में किसकी चर्चा है? इतना लतखोर हो गई, लाताहारी प्राणी हो गई। वो शाकाहारी वाला सब मांसाहारी लाताहारी प्राणी हो। तुम बताओ। संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? संगीत का जनक वेद। संगीत के जनक सामवेद के हो गए, सामवेद के। हाँ इतने दिमाग ये नहीं खराब ना, हिंगा वाला पहना से मारा के पड़े, ऐसे ही पहना से ना हुई तुम किया। सामवेद को क्या बोलते हैं? संगीत का जनक। लेकिन वहीं बोला जाएगा कि संगीत सबसे ज़्यादा प्यारा किस सम्राट को था? समुद्रगुप्त, जो किस वंश से संबंधित है? गुप्त वंश से। और इसने एक उपाधि धारण किया था, कौन सा? कविराज। कविराज की उपाधि धारण किया था कौन? समुद्रगुप्त। और सबसे शक्तिशाली राजा बोला जाएगा कि गुप्त वंश में कौन था? समुद्रगुप्त ही। गुप्त समझ पड़े हो ना? अथर्ववेद में बताया गया है, 20 बार ये रिवीजन हो चुका है, जादू टोना का, वशीकरण का।
ठीक है, शादी विवाह के जितना भी रस्म होता है उन सब की चर्चा इस वेद में। माइक देखते रहना, फिर बंद हुई तो फिर 1 घंटा खत्म हो जाएगी। अथर्ववेद में किया गया है, ठीक है। ये सब तो हम लोग पीछे बड़ी एक लाइन रिवीजन के लिए बन जाए। पार्ट 1 के अच्छा से रिवीजन कर दे वगैरह के जाके देख लीजिएगा, पार्ट 1 ये सब, ठीक है। क्या दिमाग में नहीं निकल जात तो फिर इसके बाद कुछ हमने के स्टार्ट के लिए रहें जा साम्राज्य डायनेस्टी। तो फर्स्ट हम लोगों का था जो कि धार्मिक दृष्टि से पहला था, कौन सा वंश? डायनेस्टी साम्राज्य हर्यक वंश था पहले। इसके पहले था कौन? जयद्रथ, और जिसमें बृहद्रथ वंश धार्मिक दृष्टि से पहला मगध साम्राज्य पर बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ के बेटा जरासंध, भीम के साथ युद्ध होता है, मल्ल युद्ध, उसमें मारा जाता है। तो ये धार्मिक दृष्टि से है। लेकिन वहीं मगध साम्राज्य पर बात की जाएगी, पहला डायनेस्टी कौन था? हर्यक वंश। हर्यक वंश बतैले रही बिया कौन ट्रिक रहे, बताओ कौन सा ट्रिक था हर्यक वंश में कि राजा का? ट्रिको तो रहने की याद, गधा हो गया सब। तुम बताओ। बीजा छिटे लग रहा है, बिया ऊना नहीं बताएगा था रे। बिया ऊना, बिया ऊना, वो बिया नहीं लाना है, बताया नहीं था। फर्स्ट हमारा क्या था हर्यक वंश में? बिंबिसार, अजात शत्रु, उदयन, नागदशक, इतना ही 4 गुण था। तो 20 बार बताया गया था। दिमाग में एको बार घर जाके कॉपिया पे लिखता है रे। हर्यक वंश, इसमें बताया गया था ट्रिक बी आ ऊ ना। बिया ऊ नहीं लाना है, अच्छा बिया लाना है। तो बी से बिंबिसार हो जाएगा, बी से बिंबिसार, एक बिंदुसार है तो मौर्य वंश में चला जाएगा। आ से अजात शत्रु, इसे कुणिक या प्रीतहंता भी कहते हैं, ठीक ना। ऊ से उदयन, ऊ से उदयन हो जाएगा हमारा। और ना से नागदशक। और बोला जाएगा कि सबसे अंतिम सम्राट कौन था हर्यक वंश में? तो नागदशक था। बिंबिसार बताया जाता है, बिंबिसार स्टार्टिंग में था और 3 तरीका से ये साम्राज्य विस्तार कर रहा था, या तो शादी करके, या तो युद्ध करके, या मित्रता करके। और इसी के जो शासन में एक राजवैद्य था, कौन था? जीवक, जो राजा प्रद्योत के पास गया था, ठीक है। और इसकी हत्या कर देता है इसका बेटा कौन? अजातशत्रु। महाशिलकंटक और रथ मुसल 2 हथियार का यूज करके वैशाली को जीत लिया था। और इसका एक इसमें इंपॉर्टेंट भाग निभाता है सेनापति वर्षाकर। फिर उदयन क्या करता है? अजातशत्रु को मार देता है। और पाटलिपुत्र के बोला जाएगा कि स्थापना किसने किया था? तो उदयन। लेकिन वही बोला जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन या स्थापना कुमारगुप्त। दिमाग ये रखो लोग। नागदशक क्या हो जाता है यहाँ पर? का नागदशक जो होता है क्या होता है? हमारा अंतिम सम्राट होता है हर्यक वंश का। तो ऐसे लिख के याद करो, गधा सब नहीं याद हो तुम, ठीक है। तो ये था हमारा हर्यक वंश। इसके बाद कौन आता है? नागदशक की हत्या कौन कर देता है? शिशुनाग। और शिशुनाग वंश की स्थापना होती है। और शिशुनाग के बाद कौन आता है? कालाशोक, इसे काक वर्ण भी कहते हैं। फिर इसके बाद कभी पे को बार लिखना नहीं है, कालाशोक को ही काक वर्ण कहते थे। और कालाशोक के बाद क्या कौन आता है? सम्राट अलग हो जाता है ना, महापद्म नंद जो होता है, नंद वंश की स्थापना करता है। फिर इसके बाद घनानंद की हत्या जो होता है चंद्रगुप्त मौर्य कर देता है। और मौर्य वंश स्टार्ट होता है हमारा। अभी एगो छूट गइल बा, महापद्म नंद।
कहाँ हो रही? बौद्ध धर्म तो बस 20 बार हो गई, बस सब याद होके चाहिए। वो काटे वाले में से हो गया तो हम्म? वो काटे ठीक है। कहाँ हो गई रे? पेज ही फाड़ दिला सका हमारा में के। देख लो यार सारा बना दो केवल चंद्रगुप्त मौर्य से स्टार्ट हुआ है। छापा तो उनको अच्छा ठीक है, इतने में दे दिलवा। बृहदारथ वंश पता ही नहीं है अभी। बिंबिसार हो जाता है। अजातशत्रु, नागदशक। नागदशक की हत्या कौन कर देता है? शिशुनाग। शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। फिर इसके बाद कालाशोक आता है और शिशुनाग ने पाटलिपुत्र से हटाकर राजधानी जो अपना कहाँ किया था? वैशाली। वैशाली किया था, कोई जगह मसाला ठीक है। और फिर इसके बाद शिशुनाग वंश का अंतिम राजा हो जाता है नंदीवर्धन। फिर इसके बाद आता है नंद वंश के महापद्मनंद। फिर इसके बाद घरानंद, और घरानंद चाणक्य के साथ मिलकर चंद्रगुप्त मौर्य जो होता है घरानंद की हत्या कर देता है। फिर इसमें छोटा सा पार्ट आप लोग पढ़ेंगे सिकंदर के बारे में। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप, लुई फिलिप। लुई 16वां 14वां मत करो, दूसरा में हो जाएगा। इसके पिता का नाम था फिलिप। मकदूनिया का ये शासक था। इसके गुरु की बात की जाए तो अरस्तु। और 326 ईस्वी में भारत पर जो विजय अभियान होता है स्टार्ट करता है, जिसमें एक राजा के बीच इसका युद्ध होता है। कौन सा राजा? पोरस। जिस युद्ध को बोलते हैं हाई डेस्पिस का युद्ध। किस नदी के किनारे हुआ था? झेलम नदी के किनारे। झेल रहा था, बताया था ना, भारत का राजा इसको झेल रहा था। झेलम नदी के किनारे हुआ था इस युद्ध। किस नदी को पार करने से मना कर दिया था सिकंदर की सेना? व्यास, क्योंकि उसका व्यास क्या था? जला था। याद करने के लिए बताया गया है, ठीक ना। तो व्यास नदी को पार करने से क्या कर देता है? इनकार कर देता है। इसका घोड़ा एक घोड़ा था, उसका क्या नाम था? बौकेफेला। बौकेफेला, उधर से वो अपन नाम हाँ, नगर का उसी के नाम पर एक झेलम नदी के किनारे एक नगर बसाया था। फिर इसके बाद हम लोग मौर्य साम्राज्य में चलते हैं। तो मौर्य वंश के संस्थापक हो जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। फिर इसके बाद बताया जाता है सेल्यूकस निकेटर के बीच, जो सिकंदर का सेनापति था यहीं पर था। तो सिकंदर के सेनापति के साथ सेल्यूकस निकेटर जो था, इसके बाद युद्ध होता है और इसको हरा के इसकी बेटी से शादी कर लेता है। कार्नेलिया हेलेना उसका नाम था। तो पहला विदेशी विवाह जो हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का हुआ था, ठीक है। और दहेज में 4 ले लेता है, काबुल, कंधार, हिरान और मकरात, यानी पाकिस्तान अफगानिस्तान दोनों ले लेता है। दहेज नहीं बोला जाएगा, जब अटैक करके जीता है तो कंप्लीट ले लेगा वो भाग। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का क्या था? राजदूत। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर क्या था? राजदूत। और वो किसके दरबार में आया था? और एक बुक लिखा था इंडिका। इंडिका में किस राज्य के बारे में वर्णन किया था आपने? पढ़ो, मध्य प्रदेश ना, मध्य प्रदेश रबंदरी। फिर इसके बाद बिंदुसार आता है। चंद्रगुप्त मौर्य चला जाता है किसके साथ? भद्रबाहु के साथ। बताया गया था ना, जैन धर्म 2 भागों में बट गया था। जैन धर्म 2 भागों में, स्थूलभद्र और भद्रबाहु। स्थूलभद्र जो होता है श्वेतांबर और भद्रबाहु जो होता है दिगंबर का निर्माण करता है। तो भद्रबाहु जब जा रहा था कर्नाटक, तो चंद्रगुप्त मौर्य को भी क्या करता है? लेके जाता है। बोलता है कि आपके कारण से ही आपके साम्राज्य में क्या हुआ है? सुखाड़ पड़ा हुआ है, अकाल पड़ा हुआ है। तो चंद्रगुप्त मौर्य चला जाता है भद्रबाहु के साथ कर्नाटक में श्रवण बेलगोला में संलेखना विधि द्वारा अपना प्राण त्याग कर देता है। संलेखना विधि समझ में आता है ना? हाँ, भोजन ना करो जिसके कारण इंसान की मौत हो जाए, तो उसको बोलते हैं संलेखना विधि द्वारा। जैन धर्म में संलेखना विधि उसे कहा जाता है, ठीक है। तो बिंदुसार आता है। बिंदुसार के 2 पुत्र बते रहे हैं, कौन कौन? अशोक और एगो सुसिमरे गधा। कहाँ दिमाग रहा था?
अशोक और सुसीम। सुसीम को ये गद्दी पर बैठाना चाहता था। अशोक थोड़ा अच्छा नहीं दिखता था, बड़ा भी था सुसीम, लेकिन अशोक बैठ जाता है किसी तरीक़े से, छल कपट सब करके। बड़ा था सुसीम, लेकिन अच्छा जो ब्रेन पावर या शक्तिशाली में बात की जाए तो अशोक था। अशोक गद्दी पर बैठ जाता है, ठीक है। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है, बताया गया था। यह मित्र घात भी कहा जाता है, शत्रु विनाशक। अशोक गद्दी पर बैठता है, कब आया था क्वेश्चन, तो 269 याद रखिएगा, 269 ईसा पूर्व। 269 ईसा पूर्व में अशोक जो होता है गद्दी पर बैठता है। और बताया गया था इसके कितने साल बाद कलिंग पर आक्रमण करता है। 8 साल बाद जो होता है कलिंग पर आक्रमण करता है। बताएगा ना, प्रीवियस पीछे चलेगा, ये ईसा पूर्व चलेगा तो पीछे चलेगा। तो 261 में क्या हुआ था, अटैक किस पर किया था, कलिंग पर, और बहुत ज़्यादा तबाही हुआ था वहाँ पर। और वहीं से जो होता है अशोक जो होता है त्याग देता है अपना हथियार कि आज के बाद कोई युद्ध नहीं होगा। तो यहाँ पर जो होता है धर्म की नीति पर चलने लगता है कौन, अशोक, मतलब जिसको कोई शोक ना हो। फिर भी कलिंग के युद्ध में इतना लोगों को मार दिया था। बोला जाता है कहीं कहीं पर कि कोई रानी अच्छी लग गई थी इसलिए अटैक किया था, कहीं कहीं पर बोला जाता है कि हाथियों को लेने के लिए अटैक किया था। फिर इसके बाद देखेंगे कि सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी भी दिया था ये, ठीक है। तो अशोक का शासनकाल बहुत ज़्यादा चला था, क्या बोल तो किसको दिया था, अच्छा हाँ चंद्रगुप्त मौर्य, सेल्यूकस निकेटर को। तो बोला सन अपने में क्या बतिया सन, बोलना चला, चंद्रगुप्त मौर्य ने दिया था सेल्यूकस निकेटर को। इसमें 14 गो शिलालेख का वर्णन किया गया है। 14 को बतैले रहे, लेकिन अभी तक ट्रिक ना बताए, लेकिन अब काल से फ्री बनी, अब ज़्यादा पढ़ाई हुई, 2 घंटा खिंचल जाओ। तो पहला जो शिलालेख था इसमें बताया गया था पशु बलि की निंदा। बोला था कि पशु की बलि नहीं देनी चाहिए, और जितने भी साम्राज्य के लोग हैं मेरे सब क्या है, संतान है। पहला में ये दिया था। तीसरा में 3 गो पद जो था उसके बारे में वर्णन किया था, और बताया जाता है कि 7वां जो शिलालेख था इसका सबसे बड़ा शिलालेख था। और अंतिम 14वां शिलालेख में वर्णन किया था कि जो भी शिलालेख में नहीं लिखा गया है, जो भी मेरा काम नहीं लिखा है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये जो लिखा है उसकी सब गलती है। 14वां शिलालेख था इसका। तो 14 का एक ट्रिक बता दिया जाएगा, फिर इसके बाद और पीछे कुछ छूटा है उसको भी बताया जाएगा। जिससे बौद्ध धर्म में 4 गो संगति हुई थी। जैन धर्म के तो याद हुई, पहल का सम्मेलन जैन धर्म में कौन कौन कहाँ हुआ था, 500 में भर है, 300 और 512। 300 में कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। 512 में कहाँ हुआ था, गुजरात के वल्लभी में, वल्लभी गुजरात में कौन थे, क्षमा श्रवण। और पाटलिपुत्र में कौन थे, स्थूलभद्र, स्थूलभद्र थे। दिमाग स्थिर रखो, अरे बानर स्थिर हो बे। चलो, हिंद यूनानी कौन कौन से विदेशी आक्रमणकारी थे, तो हिंद यूनानी, फिर इसके बाद शक, पहलव और कुषाण, 4 गो पढ़ाया गया था। बोलेगा तब याद होगा। हिंद यूनानी, शक, पहलव, कुषाण। हिंद यूनानी, शक, पहलव, कुषाण, 4 गो क्या थे, विदेशी आक्रमणकारी थे। तो सबसे पहले इंडो ग्रीक, इसको हिंद यूनानी को बोलते हैं। तो हिंद यूनानी में बैक्टीरिया अटैकर हो जाते हैं, बैक्टीरिया के। सेल्यूकस निकेटर अपना शासन चला रहा था, बताया गया था उधर पाकिस्तान अफगानिस्तान के, और जाइएगा वेस्ट साइड तो उस तरफ सेल्यूकस निकेटर अपना शासन चला रहा था। तो सेल्यूकस द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा। एंटियोकस सेकंड के शासनकाल के विद्रोह के फलस्वरूप उसके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए थे।
एंटियोकस प्रथम, फिर इसके बाद आता है एंटियोकस सेकेंड। एंटियोकस जब सेकेंड आ रहा था उसके समय सेल्यूकस निकेटर के राज्य जो था कमज़ोर हो रहा था, और बहुत सारे जो थे लोग, बहुत सारे प्रांत जो थे छोटे छोटे जो स्वतंत्र हो गए थे। क्या हुए तनु बताया जाता है कि बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व जो था डियोडोटस प्रथम ने किया था, और बैक्ट्रिया पर डियोडोटस प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रम से शासन किया था। डियोडोटस सेकेंड, इथोडियस, डेमेट्रियस, मिनांडर, यूकेट्राइटिस, एंडी, अल्किडिस एवं हर्मिक्स। भारत में सबसे पहले आक्रमण की बात की जाए तो बैक्ट्रिया के शासक डेमेट्रियस ने किया था, ठीक ना। 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध के बड़े भूभाग पर अधिकार कर लिया था। तो बैक्ट्रिया के शासक डेमेट्रियस, बैक्ट्रिया अभी बताइए, बैक्ट्रिया वहीं अफगानिस्तान वाला एरिया। तो बैक्ट्रिया के शासक कौन था? डेमेट्रियस। और 190 ईस्वी में भारत पर अटैक करके अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध के बड़े भूभाग पर क्या कर लिया? कब्जा कर लेता है, और फिर अपनी राजधानी बताया साकल। अभी बताया गया साकल कहाँ पर है? तो सियालकोट पाकिस्तान में। गदर मूवी देखा है ना? गद्दार सनी देओल के। फिर इसके बाद डेमेट्रियस फर्स्ट होता है अटैकर, फिर इसके बाद सेकंड कौन होता है हमारा? मिनांडर या मिलियन जिसको बोलते हैं, और वहीं नार्सन के बारे में जिसको चर्चा है मिलियन कानों में, ठीक है। मिनांडर ये क्या कर जाता है? हार जाता है। और नागार्जुन से क्या करता है? नागसेन या नागार्जुन से बौद्ध धर्म की शिक्षा लेता है। हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके जारी किए सिक्के के बारे में निश्चित रूप से कहा जाता है कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं। मतलब ऐसे जारी किया था कि पता चल जाता था कि कौन कौन सा राजा ने कौन सिक्का जारी किया था। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानी ने सोने का सिक्का जारी किया था। इंपॉर्टेंट रहा, बतले रही कि बोला जाएगा कि सोना का सिक्का किसने जारी किया था, तो क्या बोलना है? हिंद यूनानी। शुद्ध सोना का सिक्का बोला जाएगा तो शक, और बोला जाएगा सबसे ज़्यादा सोना का सिक्का गुप्त, ठीक है। शक के बाद इलेक्शन हिंद यूनानी के बाद कौन आया था? शक के 5 शाखा थी, लेकिन एक और बुक में बतल रही 4 गो शाखा बताया गया, और चारों को बतल रही, ठीक रहे दिमाग जन का। एक था कौन था? मथुरा के कौन थे? राजुल मथुरा घूमा बताया था। फिर इसके बाद कौन था? उज्जैन का क्या था? क्या बताया गया था? जैन धर्म से रिलेटेड यशोद, ऐसे करके कुछ था। फिर उसके बाद क्या बताया था? तक्षशिला, और शिला को कौन कर रहा था? शिला में छेद कौन कर रहा था? चूहा, माउस। फिर इसके बाद भूमि का चलो चुप रहो। बताया गया था 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय शासक ने शकों को क्या किया था? पराजित किया था, बाहर खदेड़ दिया था, और उसका नाम था विक्रमादित्य। क्या नाम था? और वहीं से हमारा स्टार्ट होता है विक्रम संवत। विक्रम संवत की शुरुआत वहीं से होती है जब उज्जैन के शासक विक्रमादित्य जो होता है शकों को हरा के बाहर खदेड़ देता है। और हम लोग जितना भी पर्व त्यौहार मनाते हैं विक्रम संवत से ही मनाते हैं, ठीक है। शकों में बोला जाएगा कि सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो बताया जाएगा रुद्राक्ष सबसे शक्तिशाली होता है। कौन शक बा? रुद्रदामन प्रथम जो होता है शक का क्या होता है? शक्तिशाली राजा। रुद्रदामन संस्कृत का क्या था? सबसे बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख गिरनार अभिलेख जारी किया था, ठीक है। इसके पहले के सभी अभिलेख प्राकृतिक भाषा में रचित थे। भारत में शक राजा अपने को क्या कहते थे? क्षत्रप। शक राजा अपने आप को क्या कहते थे? क्षत्रप। पहलों के बाद कौन आए? कुषाण।
पहलव के बाद कौन है? कुषाण। युचि नामक एक कबीला 5 भागों में बट गया था। युचि नामक कबीला 5 भागों में बट गया था और उन्हीं में से एक था कुषाण। और कुषाण वंश के संस्थापक बोला जाए तो कुजुल कड़फिसेस। कुजुल कड़फिसेस। इस वंश का सबसे शक्तिशाली बोला जाएगा तो कनिष्क। इस वंश का सबसे शक्तिशाली कनिष्क हो जाएगा। इसकी राजधानी कहाँ थी? तो पुरुषपुर पेशावर, पाकिस्तान में। पुरुषपुर पेशावर। कुषाणों की द्वितीय राजधानी, दूसरी राजधानी मथुरा थी। दूसरी राजधानी मथुरा। काबरे गदा। और बताया जाता है कि 78 ईस्वी में जब गद्दी पर बैठा था कौन? कनिष्क ने क्या जारी किया था? शक सिंह को जारी किया था, जो भारत सरकार प्रयोग में लाती है, यह भी शक सिंह। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। बताइए बौद्ध धर्म में 4 गो बौद्ध संगति बह रहे हैं। कुंडल वन ऐसा करके 4 गो हुआ था। चीनी जनरल पेन चोआ ने कनिष्क को हराया था। कौन? पेन चोआ ने कनिष्क को क्या कर दिया था? हरा दिया था। और कनिष्क जो था सब कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। और सिल्क मार्ग पर बताया जाता है कि सबसे पहले कंट्रोल जो था कनिष्क ने किया था, रेशम मार्ग पर। कुषाणों ने उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबा का सिक्का जारी करता है। कुषाण जो होता है क्या करता है? तांबा का सिक्का जारी करता है। और कनिष्क का एक राजवैद्य था, कनिष्क का चौरक। कनिष्क का क्या था? चौरक। जिसने क्या हुए चरक संहिता की रचना किया था। चरक जो भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहा जाता है। चरक संहिता किसने रचना किया था? तो चरक। चरक संहिता की रचना चरक। चरक किसके राजवैद्य था? कनिष्क। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। जीवक किसका था? बिंबिसार के। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन नागार्जुन। किसे कहा जाता है? नागार्जुन। इनकी पुस्तक है कौन सी? माध्यमिक सूत्र। नागार्जुन की माध्यमिक सूत्र। नाग काट दिया संत, मध्यम मध्यम बचवा, आधा बचवा दाना बचवा। याद रखिए नागार्जुन का माध्यमिक सूत्र। माध्यमिक सूत्र। आधा आधा बचवा आधा जी जीवा कब? जब सूत्र याद रही झाड़े वाला। तो माध्यमिक सूत्र याद रखिएगा, नागार्जुन की माध्यमिक सूत्र। और इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? कनिष्क की मृत्यु हो जाती है 102 में। 78 ईसा पूर्व में 78 ईस्वी में बैठता है और 102 में क्या हो जाती है? इसकी मृत्यु हो जाती है। और तब कुषाण वंश का अंतिम बनता है वासुदेव। 3-4 जगह वासुदेव वासुदेव हो गया ना। तो एक वासुदेव कौन थे? कंड वंश के संस्थापक। फिर एक वासुदेव कुषाण वंश के अंतिम शासक कौन हो जाएंगे? वासुदेव। कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। जिसे क्षत्रप किसको कहते थे? शक अपने आप को क्षत्रप कह लेते थे। और देवपुत्र कौन कहलाते थे? कुषाण। देवपुत्र कुषाण कहलाते थे। बताइए अभी कि रेशम मार्ग पर पूरी तरीके से कंट्रोल किसने किया था? कनिष्क ने किया था। कुषाण काल में सबसे शक्तिशाली विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। संगम युग, संगम साहित्य। दक्षिण भारत में हम लोग चल रहे थे, संगम युग पढ़े थे हम लोग। संगम युग पढ़े थे, बोलो। तो ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत, देखो पीछे हम लोग ऊपर ऊपर से देख लिए, पीछे इसका रिवीजन भी हो गया है, 2-3 को वीडियो हो गया है, बहुत सारा वीडियो, ठीक है। अब जो हो रहा है, अब पीछे के जितना भी 7 दिनों में हुआ है उसका अच्छी तरीके से एक्सप्लेन हो रहा है। तो संगम युग हम लोग पढ़े थे। संगम युग दक्षिण भारत का इतिहास, चोल चेर पांडव।
चोल का संकेत क्या था, सिंबल क्या था चोल के रे? चोल के ती तीर धनुष ना बारह बाघ ठाट लिख जब ये। चेल के तीर धनुष रहे शेर के तीर धनुष, पांडव के मछली रहे तारा कुछ नहीं किया, उंगली रहा खा के दूसर ले लो बड़ा ज़्यादा। चेर के तीर धनुष, चोल के बाघ और फिर पांडव के मछली। चेर जो था सबसे शक्तिशाली राजवंश था। हमारे जब थाप लेके चल नहीं दिमाग इधर रखेगा। बाघ वाला सबसे शक्तिशाली, बाघ क्या होता है सबसे शक्तिशाली, और बाघ किसका सिंबल था? चेल के चोल 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 के। मार का चेल में तो चोल 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 का भाग रहा है चोल के बाघ रहेगा दा। चेर के तीर धनुष ना बदल रहे, र आ तीर। संगम साहित्य को विभाजन 3 भागों में किया गया था, पुथुपति, इथोथकी और पदिनन कलिंकी। पथुपति में 10 गो, पथुपति में 10 गो, एथुथकी में 8 गो बुक का संग्रह है। संगम साहित्य, संगम जो सम्मेलन हुआ था 3 गो हुआ था। कितना संगम सम्मेलन हुआ था? प्रथम कहाँ पर? मदुरा। सेकंड कहाँ पर? कपाटपुरम। थर्ड कहाँ पर? मदुरा। तो फर्स्ट और थर्ड कहाँ पर? मदुरा। लेकिन फर्स्ट और सेकंड जो हुआ था ये समुद्र में विलीन हो गया है। तिसरका में ही जो साक्ष्य बचा हुआ है उसी के आधार पर हम लोग संगम युग के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं, दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में जानते हैं। प्रथम हुआ था 3440 साल पहले, 4440 साल पहले। दूसरका हुआ था 3700 साल पहले, और तीसरका हुआ था 1850 रहेगा था, 50 दिमाग जा रहा, 1850, 4400, 3700, 1850 साल पहले हुआ था ये सभी। प्रथम के कौन थे तो बताया गया था अगस्त ऋषि। सेकंड के कौन थे? अगस्त ऋषि, और एक और थे तोल्कापियन, तोल्कापियर, और यही रचना किए थे गधा। आविष्कार होता है, किताब आविष्कार होला गधा। यही एक रचना किए थे जिसको तमिल व्याकरण कहा जाता है, तोल्कापियम। याद रखिएगा, तोल्कापियम की रचना किसने किया है? तोल्कापियर ने। और तोल्कापियर जो थे संगम साहित्य के सम्मेलन जो हो रहा था दूसरका के अध्यक्ष के तौर पर भी काम किए थे। अगस्त ऋषि की दूसरा में मृत्यु हो जाती है तब बनाए जाते हैं तोल्कापियर। ठीक है, तो बोला जाएगा कि तमिल का व्याकरण कौन है? तोल्कापियम। किसने रचना किया है? तोल्कापियर। किस संगम साहित्य से जुड़े हुए हैं? तो सेकेंड। फिर इसके बाद बताया गया था कि शिल्पाधिकारम बताया गया था, पायलों की कथा। और इसमें कहानी बताया था राजा वाला, एगो राजा, उसकी औरत और एक नर्तकी थी। नर्तकी का नाम बताओ तुम, डांसर के नाम क्या रहे ऊपर? माधवी। राजा के नाम? पति का नाम था कणगी। और जो हस्बैंड था उसका नाम क्या था? कोयलन, कणगी और माधवी के बीच ये जो प्रेम प्रसंग होता है शिल्पाधिकारम, इसे पायलों का गीत भी कहा जाता है, क्योंकि पायल भुलाया था वो राजा बिना जांचे ही इसको फांसी के चढ़ा देता है, और इसकी पत्नी जो होती है श्राप दे देती है। फिर इसके बाद शीतल सत्यनार ने मणि मैकले की रचना किया था। शीतलय सत्यनार ने मणि मैकले की रचना किया था। और मणि मैकले कौन थी? माधवी और कोलन की लड़की थी। जो डांसर थी उसके और कोलन के बीच जो था, कोलन राजा नहीं था बताया गया था, वो व्यापारी था, बहुत धनी मुनि था। तो माधवी और कोलन के बीच जो बच्ची होती है उसको बोलते हैं मणि मैकले। और मणि मैकले बुक ही लिखे है शीतल सत्यनार ने। और इसमें जो है, इसमें भी लव स्टोरी है किसके बारे में? उदय कुमार और मणि मैकले के बीच। जीवक चिंतामणि संगम काल में बहुत बाद की रचना की। इसकी रचना का श्रेय जैन भिक्षुक तिरुक्तदेवर। जीवक चिंतामणि की बात की जाए, जीवक चिंतामणि, तो इसकी रचना संगम काल में बहुत बाद में हुआ था, और इसका श्रेय किसको? जैन भिक्षुक
तिरुतक देवर को दिया जाता है। तिरुतक देवर पहले चोल राजकुमार था जो बाद में जैन भिक्षु बन गया। तोल्काप्पियम तमिल व्याकरण है और 25वीं सदी के बाद बहुत ही प्रसिद्ध तमिल रचनाएं नैतिक एवं दार्शनिक उद्देश्य से लिखी गई थी, जिसमें तिरुवल्लुकार और तिरुकुरल सबसे प्रसिद्ध है। ठीक है, तो तोल्काप्पियम से रिलेटेड जो सबसे पहला तमिल व्याकरण था वो ख्यागमन करता। फिर इसके बाद क्या आता है, तिरुवल्लुवार और तिरुकुरल सबसे प्रसिद्ध है। ये राम कथा के अनेक तमिल संस्करण हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध कम्बन बताया गया था। राम कथा कम्बन बताया था ना। इराम अवतारम की रचना जो है कौन करता है? कम्बन की राम अवतारम है। अल बने का क्या है, क्या बोलिए? संगम साहित्य के काव्यों को दो श्रेणियों में बांटा गया है, अक्कम और पूरम। अक्कम में किसके बारे में चर्चा है? हाँ, प्रेम कहानियों के बारे में चर्चा है, जबकि पूरम में युद्ध, पूरा युद्ध भइल बा बढ़िया, पूरम युद्धों के बारे में। संगम साहित्य हमें तमिल प्रदेश सुनना तो मार थाप उलट जीवे के थाप उलट जीवे। अब चोल, चेर और पांडव के बारे में विवरण मिलता है। संगम युग इन राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली कौन राजवंश था? चोल। नहीं बताया गया था रे? चोल क्या था सबसे शक्तिशाली राजवंश। और चोल के सबसे प्रतापी राजा की बात किया तो कारिकाल। चोल का क्या हो जाएगा? कारिकाल। चोल, इसमें भी ल लगा हुआ है, इसमें भी ल, कारिकाल। ठीक है, ल लगा हुआ है। कारिकाल जो था ब्राह्मण का ब्राह्मण मतानुयायी था, मतलब ब्राह्मण धर्म को ये मानता था। संगम युग का दूसरा राज्य कौन था? चेर। दूसरा राज चेर। चेर कहाँ पर? केरल में। ठीक है, और चोल ऊपरी भाग, पांडव तमिलनाडु के निचली भाग। चेरों का प्रतापी राजा बोला तो उदयन जिरियाल, नेंदु जिरियाल और सेनगुटवन। सेनगुटवन अधिराज की उपाधि धारण की। इसे पत्नी नामक धर्म संप्रदाय की समाज में प्रतिष्ठा या स्थापना किया था, पत्नी। संगम युग का तीसरा राज्य होता है पांडव का था, जो कावेरी के दक्षिण में स्थित है। इसकी राजधानी मदुरा में थी। पांडव राजाओं में सबसे शक्तिशाली पूछा जाएगा तो नेंदु जेलियन। कौन? नेंदु जेलियन। पांडव में नेंदु जेलियन, चोल में कारिकाल और चेर में सेनगुटवन। चेर में शक्तिशाली बोला जाएगा तो सेनगुटवन हो जाएगा। ठीक है, चोल बोलेगा तो कारिकाल हो जाएगा और पांडव बोलेगा तो नेंदु जेलियन। आज बर्थडे रहे संगम युग में मंत्रियों को अमायचिन या अमायचार कहा जाता था। राजधानी में एक राज्यसभा होती थी जिसे नालियो कहा जाता था। राजधानी में क्या होती थी? राज्यसभा, नालियो। याद पड़ेला अगर जाना पड़ जाता हमने कि खिले और पात रहे दो रही जराती में। बताया गया था कि जो हमारा संगम युग था उसमें चोरी करता था इंसान, ठीक है, अपराध करता था तो उसे मृत्यु दंड दिया जाता था। झूठी गवाही दे देता था तो जीव निकाल दिया जाता था उसका। संभवतः यह उपज का छठा भाग होता था, किंतु कभी कभी से बढ़ाया जाता था। व्यापारियों से सीमा शुल्क एवं चुंगी शुल्क वसूली जाती थी। सेना चतुरांगणी होती थी, अश्व, गज, रथ तथा पैदल। सेना कैसे होती थी? चतुरांगणी, अश्व, गज, रथ, पैदल। नगाड़ा एवं शंख बजाकर सैनिकों को बुलाया जाता था। राजा अपनी आवाज़ की सुरक्षा के लिए बहुत सारी महिलाओं को सेना में तैनात करते थे। जो था
संगम काल में जल घड़ी का उपयोग होता था समय जानने के लिए। को पानी में देखा है गोल गोल से घूमे रहा चकरी बना वाला, हाँ हाँ उसमें से डाल दिला देखा टाइम में बता दी। हाँ टाइम ना घुस जाए किसी तो बूढ़ा टाइम ना पता चलला को डाल के देखा बड़े हाँ वो खा दूसरा होता है टाइम घड़ी। देखो ऐसे टाइम का पता चल जाएगा धूप से। चल ज़्यादा नहीं देखे एक ऐसे जो होता है डंडा गाड़ दिया जाता है, देखा जाता है कि किस तरफ ज़्यादा झुक रहा है, क्योंकि सन जो होता है घूमता है चारों तरफ, इधर से इधर जाता है, और इससे पता किया जाता है पहले समय के बारे में। अब तो घड़ी अगर बताओ कब बजे 9 इसमें कुछ कुछ बतैले रहे कि पुल्यान क्या था। तो दस्तकारों का एक वर्ग जो रस्सी एवं पुष्प चर्म की सहायता से सरपाई एवं चटाई बनाने का काम करते थे। एनियर कौन थे तो शिकारियों की एक जाति। मलवर कौन था तो लूटपाट करने वाली जाति। माल के कारण ज़्यादा रही तो लूटपाट करने वाला भाई, तो मलवर क्या थी लूटपाट करने वाली जाति। एनियर क्या थी शिकारी करने वाली, शिकार करने वाली। तुल्कोपियम नामक बतैले तमिल ब्राह्मण तुल्कोपियर लिख लेता। और फिर इसके बाद बताया गया था कि इसमें विवाह के संस्कारों के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है। संगम काल में चावल मुख्य खाद्यान्न था, खाने वाला चीज़, और इसमें दूध मिलाकर सांभर नामक खाद्यान्न बनाया जाता था। सांभर अभी भी तमिलनाडु में जाकर सांभर अधिकतर खाया जाता है। सांभर सब्जी वब्जी सब डाल के मसाला वसाला डाल के, लेकिन कोई जो होता है खीर टाइप का बनाता है। तमिल साहित्य में मैचेलियर एवं ओवेयर जैसी कवियत्रियों का चर्चा है। संगम काल में किस पशु को शुभ माना जाता है? कौआ को। संगम काल में समाधियों के स्थान पर क्या गाड़ने की प्रथा थी? पत्थर। अरे समाधियों पर पत्थर गाड़ दिया जाता था तैयार करने के लिए, और इसे वीरगल या वीर प्रस्त्र कहा जाता था। युद्ध में वीरगति प्राप्त करने के सैनिकों के समान में। संगम काल में किसानों को वेलार कहा जाता था, बताया गया था संगम को वेलार कहा जाता था। कृषि कार्य जो करते थे वेलार कहा जाता था। विडालियर किसे कहा जाता था? विडालियर नाच गा के लोगों का मनोरंजन जो करते थे। संगम साहित्य से पता चलता है कि समाज के निम्न वर्गों की महिलाओं खेती का कार्य किया करती थी, जिसे कैडसियर कहा जाता था। कैडेसियर कैडेसिवर कैडेसियर किसे कहा जाता था? तो निचली कास्ट की महिलाएं जो क्या करती थी? खेती। संगम काल में चोलों की समृद्धि का मुख्य कारण उनका था सुरक्षित वस्त्र उद्योग। संगम काल इतना समृद्धि क्यों था? क्योंकि उनके पास क्या था? वस्त्र उद्योग। पांडव राज्य में कोकई, सेल्यूर एवं चेर राज्य में बंदर प्रमुख बंदरगाह था। पांड्य राज्य में कौन कौन? कोकोई, सेल्यूर एवं चेर राज्य में बंदर। चेर में बंदर, र चेर बंदर। कुरुमंडल समुद्र तट पर पांडुचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। अरुकमेडी चोल वंश का एक प्रमुख बंदरगाह था। इस बंदरगाह से रोम के साथ व्यापार होता था। किसके साथ? रोम के साथ व्यापार होता था। किससे? अरिकमेडू से। 1945 ईस्वी में हुई यहाँ की खुदाई से एक विशाल रोमन बस्ती का पता चला है। यहाँ मनकों का निर्माण कारखाना भी था। पेरिप्लस में अरिकमेडू को पेडुक कहा गया है। संगम काल में ही मिस्र के एक नाविक हिपोलस में मानसून हवाओं के सहारे बड़े जहाज़ों से सीधे समुद्र पार करने की विधि खोजी गई थी। और तमिल देश का सबसे प्राचीन देवता कौन थे? मुरुगन रेगधा नीचे का सुब्रमण्य हो गया बाद में इनका नाम। और यहीं स्कंद कार्तिकेय शिव जी के पार्वती के लड़के कार्तिक। मुर्गा के अवतार। और कौन सी जनजाति इनकी पत्नी माना जाता है? कुरुबस जनजाति की महिलाएं। कुरुबस जनजाति की महिलाएं इनकी पत्नियां मानी जाती है। फिर इसके बाद आया था हमारा गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य खत्म हुआ था ना। तो गुप्त साम्राज्य बोला जाएगा कि गुप्त साम्राज्य का 3री सदी में प्रयाग के निकट कुशामी में हुआ था। और यह कुषाणों के सामंत थे। क्या थे? कुषाण वंश पढ़े हो ना? कुषाणों के सामंत थे। कौन कौन से? श्रीगुप्त और घटोत्कच कुषाणों के सामंत थे, मतलब उनके अधिकार में ये काम कर रहे थे। तो बोला जाएगा कि गुप्त वंश के संस्थापक तो श्रीगुप्त, लेकिन बोला जाएगा वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। श्रीगुप्त के बाद आता है घटोत्कच, घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम, फिर आता है
समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त, द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त और लास्ट में आ रहा विष्णुगुप्त। नेपोलियन क्या, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त। कविराज किसको कहा जाता है? संगीत के बारे में ज़्यादा जानकारी या समुद्रगुप्त। अश्वमेध कर्ता, विक्रमक, ये सब इसका नाम है। परम भागवत की उपाधि किसने धारण किया था? समुद्रगुप्त। परम भागवत की उपाधि समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त किसका उपासक था? किस देवता का? विष्णु का। समुद्र किसका उपासक था? विष्णु का। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति के लेख किसने लिखा है? हरिसेन। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? समुद्रगुप्त। और नालंदा में मिले 2 ताम्रलेख और समुद्रगुप्त को गाया और नालंदा मिले 2 ताम्रलेख में परम भागवत की उपाधि धारण बताया गया समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी होता है रामगुप्त, बताया था ना थोड़ी समय के लिए। फिर उसकी हत्या कर देता है ध्रुवा देवी के साथ मिलकर चंद्रगुप्त द्वितीय राजगद्दी पर बैठता है। तो समुद्रगुप्त सबसे शक्तिशाली हो जाता है गुप्त वंश में। फिर उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय शक्तिशाली में, ठीक ना। चांदी का सिक्का जारी करवाया था कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। शकों को हराया था, और एक शकों को हराया था विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य ने जब हराया था तो क्या किया था? विक्रम संवत की शुरुआत हो गई थी। और ये जब हराता है तो गुप्त संवत की शुरुआत होता है, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो शक को हरा के विक्रमादित्य को उपाधि धारण कौन करता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। अरे शक को हराया तो विक्रमादित्य ना, तो विक्रमादित्य उपाधि धारण करता है कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वान थे, बताया गया था। कालिदास, धन्वंतरी, छप्रणक, अमर सिंह, शंकु, वेतलभाट, घटपर और वरुचि। 12 मिहिर जो थे खगोल वैज्ञानिक थे। कालिदास के बारे में जानते? बड़ा ऋतु संहार, मणिका अग्निमित्र, मेघदूत। ये सब रचना किसकी है? कालिदास की। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन होता है? कुमारगुप्त या गोविंद गुप्त। कुमारगुप्त प्रथम या गोविंद गुप्त कौन होता है? चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना बोला जाएगा तो कौन? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम या गोविंद गुप्त भी देगा तो मरना है। गोविंद गुप्त या कुमारगुप्त प्रथम, ठीक है। बोलो। कुमारगुप्त के बाद आता है स्कंद गुप्त और सबसे अंतिम हो जाता है हमारा विष्णु गुप्त। स्कंद गुप्त के शासनकाल में ही भीतरी स्तंभ अभिलेख में जानकारी मिला है कि हुणों ने अटैक किया था। किसने अटैक किया था? हुणों ने। तो गुप्त साम्राज्य के किस राजा के शासनकाल में हुणों द्वारा अटैक हुआ था? स्कंद गुप्त। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रदेशी के देश थी, इसके बाद गोपना थी, ठीक ना। देश के शासक को गोपना कहा जाता था। दूसरी इकाई क्या थी? भुक्ति या प्रांत, जिसके शासक ऊपरी कहलाते थे, जीवों का। भुक्ति के नीचे क्या था? विषय या जिला नामक प्रशासनिक इकाई होती थी, जिसके प्रमुख विषयपति कहलाते थे। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को क्या कहता था? 4 चठा भाट। बताया ना, 4 जट भाट खतरा सब गुप्त रूप से पुलिस वाला। तो गुप्त वंश में पुलिस वाले को क्या बोलता था? चाट या भाट। लेकिन दंड पिसक बोला जाता था, जो उसके हेड होते थे, हेड कांस्टेबल, तीनों अधिकारी। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामी कहलाता था, अन्य सदस्य महतर कहलाते थे, महतर। ग्राम समूह की छोटी इकाई को पेट कहा जाता था। ग्राम समूह की छोटी इकाई को पेट कहा जाता था। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? 4 भागों में। क्षेत्र, वस्तु, चरगाह भूमि और सील अपराहत। क्षेत्र मतलब कृषि करने वाला, वस्तु मतलब वास करने वाला, चरगाह मतलब पशुओं को चराने वाला, सील मतलब ऐसी जो जोतने योग्य ना हो, अपराहत मतलब जंगली भूमि, ठीक है। चरगाह मतलब याद रखिए, चारा भैंस को चरावे वाला चरागाह भूमि, पशुओं को चारा योग्य भूमि। सिंचाई के लिए रॉट या तथा घंटी यंत्र का उपयोग किया जाता था। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठ कहा जाता था। ये सब योग है मार्ग थाप के बोल दिए, थाप बोल दिए, एक मार्ग मुकान सुन हो जाएगी। कैस्तों का सर्वप्रथम वर्णन एगोल स्मृति में मिलता है। बिंद जंगल में सबर जाति के लोग बताया जाता है क्या करते थे?
मनुष्य का मांस चढ़ाते थे सबर जाति के लोग। पहली बार सती होने का प्रमाण कहाँ से मिला है? एरण अभिलेख में, जिसमें भानुगुप्त की पत्नी को क्या किया जाता था? सती की, हाँ, भोज रखी है मृत्यु के बाद उसकी पत्नी। भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिला है सती का प्रमाण। सती मतलब पता बनू, जिसका पति मर जाता था उसी चीता पर जलाया जाता था। तोरा के चुके तो क्या हुई? गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा इन्होंने इससे राजधर्म बनाया था। विष्णु का वाहन कौन था? गरुण। और गुप्तों का राज्य चिन्ह कौन था? गरुण। अजंता में बताया गया कि 29 गुफा में वर्तमान में केवल 6 ही शेष है, जिनमें गुफा नंबर 16-17 का गुप्तकालीन बना हुआ है। 16 में मरासन राजकुमारी का चित्र है, गुप्त में मरासन राजकुमारी का। गुफा नंबर 17 में चित्रशाला का आ गया। गुफा नंबर 17 को क्या कहा गया है? चित्रशाला। इसमें बहुत सारा चित्र है, जिसमें बुद्ध के जन्म का, महापरिनिष्क्रमण और महापरिनिर्वाण की चर्चा किया है। महापरिनिष्क्रमण जब घर से छोड़ देते हैं, महापरिनिर्वाण जब उनकी मृत्यु हो जाती है तब उसको कहा जाता है। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है। बताया गया था बौद्ध धर्म 2 भागों में बांटा गया था, हीनयान और महायान। तो अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म के किस यान से, किस महायान से? गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा, जो बाघ जिला धार मध्य प्रदेश नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई थी। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र संस्कृत को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबिल के बाद इसका दूसरा स्थान है। इसे 5 भागों में बांटा गया है। मित्र भेद, मित्र लाभ, संधि विग्रह, लाभ प्रणस्य, अपरीक्षा कृत्य। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम यानी सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे हैं। इन्होंने सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण बताया है। आर्यभट्टियम में सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के कारण पता है? सूर्य ग्रहण कैसे होता है, चंद्र ग्रहण कैसे होता है? गधा बड़े एकदम। तीनों पृथ्वी बाहर गधा बाह तहारा के टकरावा दे दिवलिया में। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, यहीं से होता है चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण। ठीक है, जब पृथ्वी बीच में आ जाएगी तब होगा चंद्र ग्रहण। चलो आगे देखो, इसको फिजिक्स में पढ़ा, ज्योग्राफी में पढ़ना। ब्रह्मगुप्त इस युग के महान नक्षत्र वैज्ञानिक थे। उसने घोषणा करके न्यूटन के सिद्धांत का पूर्व कल्पना कर लिया था कि प्रकृति के एक नियम के अनुसार सभी वस्तुएं गिरती है, क्योंकि पृथ्वी स्वभाव रूप से अपनी वस्तुओं को, ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन के लॉ को पहले ही बता दिया गया था कि कोई भी वस्तु जो होती है उसको पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है, ग्रेविटी लॉ। गुप्त काल में पाल कौंड ने पशु चिकित्सा पर हस्त वेद लिखा था। संस्कृत गुप्त राज्यों की क्या थी? शासकीय भाषा थी। चांदी का सिक्का को रुपया का कहा जाता था। तो यहाँ पर गुप्त साम्राज्य होता है समाप्त। वाकाटक राजवंश हुआ था। मंदिर बनाने की कला गुप्त काल में हुआ था। वाकाटक राजवंश हुआ था। तो वाकाटक के स्थापना विंध्य शक्ति ने किया था। विंध्य शक्ति के बाद कौन आता है? प्रवरसेन। और प्रवरसेन 4 गो अश्वमेध यह करवाता है, और यहीं पर क्या होता है? 2 भागों में बढ़ जाता है। कौन कौन? प्रधान शाखा और एक वासीय या वर्षगुल्म। प्रधान शाखा कौन होते हैं? रुद्रसेन प्रथम, प्रभावती गुप्त, प्रवरसेन और पृथ्वीसेन। प्रभावती गुप्त बताया गया चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। इसका 2 गो पुत्र था, भानुगुप्त और इसका 2 गो दामोदर सेन और दिवाकर सेन, 2 गो पुत्र था ये। लेकिन इसकी जो हस्बैंड होता है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ये शासन संभालती है। फिर अंतिम बोला जाएगा प्रधान शाखा के, तो कौन हो जाएंगे? पृथ्वीसेन द्वितीय, पृथ्वीसेन द्वितीय। और दूसरी शाखा जो था वाकाटक वंश की, तो सम्राट प्रवरसेन के छोटे पुत्र सौरसेन ने किया था। वत्सगुल्म नामक स्थान पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। वत्सगुल्म महाराष्ट्र के अकोला जिले में है। कहाँ पर? अकोला जिले में। वाकाटक वंश के राजा प्रवरसेन द्वितीय ने मराठी प्रकृति काव्य सेतुबंध की रचना किया था। सर्वसेन ने हरविजय नामक प्रकृति काव्य ग्रंथ लिखा। संस्कृति का वैधानिक कुछ विद्वानों का मत है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि कालिदास ने कुछ समय तक कहाँ पर आया था? प्रवरसेन द्वितीय के काल में, और वहाँ पर मेघदूत और सेतुबंध के कुछ उल्लेख किया है। सेतुबंध के बारे में कुछ संशोधन और मेघदूत लिखे हैं।
वाकाटक नरेश ब्राह्मण धर्मावलंबी थे, मतलब शिव और विष्णु भगवान को मानते थे और ब्राह्मण धर्म को मानते थे। अजंता का 16वां 17वां गुफा जो है और 19वें गुफा का निर्माण जो होता है वाकाटक शासन कालों में हुआ है। तो ये वाकाटक राजवंश होता है, कंप्लीट होता है। तो इसके बाद हमारा आता है पुष्यभिंत वंश, पुष्यभूति वंश, ये होगा कल पुष्यभूति वंश। और आपका नयका में कर दिले पुष्यभूति वंश वर्धन वंश वे नो दुगो देखिए वाकाटक राजवंश के बाद मैत्रक राजवंश, इसके बाद नया जुड़ा है मैत्रक राजवंश ना। अब तो इसके बाद पुष्यभूति या वर्धन वंश, दोनों को कल हम देख लेंगे। फिर इसके बाद दक्षिण भारत का राजवंश चलेगा। और बायोलॉजी पीछे से रिवीजन करके आना, कल बायोलॉजी पूछा जाएगा, पीछे से स्टार्ट किया जाएगा थप्पड़ वसड़